हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण लेसन है जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि ये गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये एक कांच का खोखला गोला है। जिस प्रकार फुटबॉल होती है ना, उसी प्रकार का एक कांच का खोखला गोला है। ठीक है, यदि इस कांच के खोखले गोलों को क्या करें, इसको बीच से इस तरह से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। तो मैंने इसको क्या किया, बीच से इस तरह से क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो जब इस कांच के खोखले गोले को इस तरह से बीच से कट कर दोगे तो इसका एक आकार मुझे इस तरह से मिलेगा। तो हमने ये वाला इसका आकार इधर का ले लिया, तो ये जो मुझे आकार है दिखने में कुछ इस प्रकार का लग रहा है। ठीक है, अब ये जो है इसके देखिए दो पृष्ठ दिख रहे हैं। एक ये अंदर का पृष्ठ दिख रहा है इस तरह का, और एक ये बाहर का पृष्ठ दिख रहा है इस तरह का। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का निकाय होता है या इस प्रकार का जो मुझे उपकरण या मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय पृष्ठ में क्या होता है कि इसका एक भाग अंदर की ओर इस तरह से दबा हुआ होता है और इसका ऊपर का जो भाग होता है थोड़ा उभरा हुआ होता है। इसीलिए इसका जो अंदर का पृष्ठ होता है इसको बोलते हैं धंसा हुआ पृष्ठ, धंसा हुआ पृष्ठ। ठीक है, और जो इसके ऊपर का ये पृष्ठ होता है इसको बोला जाता है उभरा हुआ पृष्ठ, उभरा हुआ पृष्ठ। ठीक है, तो ये जो निकाय होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय पृष्ठ में जो सबसे पहला आपके लेसन में टॉपिक है उसका नाम है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर पहली हेडिंग जानेंगे कि ये गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक है, यदि गोलीय पृष्ठ को हम लें, ये हमारा देखिए गोलीय पृष्ठ था, इसमें इस तरह का होगा। अगर हम इस तरह का ये पृष्ठ लें तो ये पृष्ठ मुझे कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, यदि इस गोलीय पृष्ठ के किसी एक पृष्ठ पर, दो इसके पृष्ठ होते हैं हमने बताया, ये अंदर का पृष्ठ होता है इसको धंसा हुआ पृष्ठ बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला पृष्ठ होता है इसको उभरा हुआ पृष्ठ बोलते हैं। तो इस गोलीय पृष्ठ के अगर किसी एक पृष्ठ पर इस तरह से कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो ये जो निकाय होता है इसी निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहती है कि यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो इस निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कांच का खोखला गोला था, इसको बीच से काट कर दिया और कट करके इसके ऊपर वाले पृष्ठ पर हमने कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी, तो ये जो बनकर तैयार हुआ इसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, इसके अगर हम प्रकार देखें तो इसके जो प्रकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यदि गोलीय पृष्ठ के, ये हमने क्या कर लिया, एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। ठीक है, यदि गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए पृष्ठ पर, ये देखिए उभरा हुआ पृष्ठ था, तो यदि गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो इस निकाय को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये जो दर्पण कहलाएगा इसको अवतल दर्पण कहेंगे क्योंकि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई है। तो अगर उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होगी तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। इसी प्रकार एक होता है जिसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, अब इस गोलीय पृष्ठ के अगर अंदर के पृष्ठ पर, मतलब धंसे हुए पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो इस निकाय को उत्तल दर्पण कहते हैं।
तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और अगर धंसे हुए पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है, मैंने बताया था कि यदि किसी कांच के, ये हमारा कांच का है खोखला गोला था, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसको एक पृष्ठ पर, उसके एक पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो इस निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की हम परिभाषा देखें तो गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और अगर गोलीय पृष्ठ के धंसे हुए पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे क्या सीखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अगली हेडिंग लगाएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव। पहले नंबर पे यहाँ पर हेडिंग आती है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। देखिए ये दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ये हमने एक मान लिया दर्पण है। अब देखिए इसके हमने उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दी तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अब अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हम उत्तल दर्पण को भी बना लेते हैं इस तरह से। ये लीजिए हमने इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दी तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो बीचों बीच में बिंदु होता है, यहाँ पर ये देखिए इसके बीचों बीच में बिंदु है, तो ये जो बिंदु होता है मतलब गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये जो बिंदु है इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। अगर हम इस दर्पण में देखें तो इस दर्पण में जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा, इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई पूछे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं तो क्या आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में अगला जो आता है दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब ये दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है देखो जानेंगे। देखिए ये जो हमारा गोलीय दर्पण होता है ये किसी ना किसी खोखले गोले का होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमने सबसे पहले ये खोखले गोले को लिया था, तो इस खोखले गोले में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का था उसका एक क्या था, केंद्र था। तो इसका ये जो केंद्र होता है उसी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए हमने मान लिया ये क्या है, एक दर्पण है और ये दर्पण किसी ना किसी खोखले गोले का होगा। तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वक्रता दर्पण का वक्रता केंद्र की अगर परिभाषा कहें तो क्या कहोगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये होता था अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये इसके धंसे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है। ठीक है, अब देखिए ये इसका गोलीय वाला हिस्सा इधर की ओर है तो इसका वक्रता केंद्र किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये जो वक्रता केंद्र है C, ये क्या होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नंबर 3 पर तो यहाँ पर अगला आता है दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का
मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होता है समझेंगे। मान लेते हैं ये एक गोलीय दर्पण है। ये कौन सा दर्पण होगा, तो यहाँ पर ये जो दर्पण होगा ये अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में देखिए ये जो मध्य बिंदु होता है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो होता है ये होता है दर्पण का वक्रता केंद्र, इसको C से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखो हम पहले जान चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, ये जो दर्पण का वक्रता केंद्र C है और दर्पण का ध्रुव P है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो सीधी काल्पनिक रेखा होती है इसी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग क्या कहोगे कि दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तुम्हारा हुआ अवतल दर्पण के लिए। अब हम बनाएंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में यहाँ पर इसका दर्पण का ध्रुव P होगा और इसके इधर साइड में दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र C होगा। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर ये जो काल्पनिक रेखा आती है, मतलब सीधी जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है दर्पण का मुख्य फोकस। अगली हेडिंग है दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए मान लेते हैं ये एक दर्पण है जिसका मैंने नाम ले लिया अवतल दर्पण। ठीक है, अब मुख्य फोकस क्या होता है, ये इसका क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर जो होता है ये दर्पण का ध्रुव P होता है और यहाँ पर जो होता है ये इसका वक्रता केंद्र C होता है। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब अगर प्रकाश की किरण मान लेते हैं, ये एक प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की एक किरण हम मान लेते हैं जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और हम एक प्रकाश की किरण इस तरह से मान लेते हैं, ये भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसी तरह से हम नीचे दो प्रकाश की किरणें मान लेते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है ये इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और एक हम और दूसरी प्रकाश की किरण मान लेते हैं, ये मुख्य अक्ष के कहाँ जाती है, समांतर जाती है। अब ये जितनी भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, तो ये दर्पण के परावर्तन के पश्चात सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के, तो आप लोग क्या कहोगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसमें देखिए अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती हैं और अगर उत्तल दर्पण होगा तो उसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अवतल दर्पण में वास्तव में एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे और इसके आगे की जानकारी हम इसके अगले वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।